गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सिद्धि सीरीज में जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करे थे, हमने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में ओशियानोग्राफी लास्ट के 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया था। उससे पहले हमने क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, तो ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ मूव करते हैं। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यूपीएससी में सवाल आ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी को लेके, तो जो ओवरलैपिंग है, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया को ओवरलैप करवाया जा रहा है सवालों में कि या तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के एरिया में एनक्रोचमेंट हो रही है या यही एनक्रोचमेंट टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल डोमेन है। जैसे आज जो हम 2 सवाल पिक करेंगे वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ आपको लेके जाएगा। ऐसे ही इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में यदि क्लाइमेट के फील्ड में से मॉनसून एज एन फिनोमिना आता है या अर्थक्वेक एज अ फिनोमिना आता है, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट लगेंगे। प्लेट टेक्टोनिक उसमें हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंडिया में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है इन पर्टिकुलर लेवल के डिजास्टर्स को लेके या फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेके। तो डिजास्टर और या कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ फिजिकल एस्पेक्ट्स की ओवरलैपिंग है। रिसोर्स जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जैसे अगर वाटर एज अ रिसोर्स हम इंडिया में देखते हैं, तो वाटर एज अ रिसोर्स, फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की भी उसमें बात आ जाएगी, वाटर डिस्प्यूट, वाटर स्ट्रेस जो नीति आयोग भी बोल रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी उसके अंदर आ जाएगा, और या वाटर की क्वालिटी एंड क्वालिटी को लेके जो मुद्दे उठ रहे हैं देश के अंदर, तो वो सारे जो हैं वाटर एज अ रिसोर्स के साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या उस रिसोर्स का डिप्लीशन है, इसको लेके भी सवाल पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यूपीएससी जो है बहुत करंट ओरिएंटेड जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी फाउंडेशनल और कंसेप्चुअल, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही करंट को बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम अगर 2 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट आसपास ही हैं उन क्वेश्चन का एरिया, और उन क्वेश्चन से हम ये गौश करेंगे कि कैसे यूपीएससी आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिजास्टर और एनवायरनमेंट या करंट के साथ लिंक करता है। तो मूविंग टुवर्ड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां आपके लिए रीड करता हूं। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन। तो यदि इस क्वेश्चन को देखा जाएगा, अगर इस क्वेश्चन को तोड़ें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो 2 एरियाज में इस क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो पूछा गया है, एक स्टेटमेंट पास करी है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, जो हिमालयाज है वहां पे लैंडस्लाइड बहुत अधिक हैं। तो आप चाहे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सकते हो, आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स या डिस्कस द कॉजेज। तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अपने को जस्टिफाई देने के लिए वो सारे रीजन, वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप इस आर्गुमेंट को रिफ्यूट भी कर रहे हैं तो भी आपको कुछ उसके क्या कहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन जरूर यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन दिस इज अ मोर ऑफ अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, जो कि अपने आप में स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसके साथ डिस्कस शब्द लगा हुआ है। डिस्कस अदरवाइज रिफ्यूटेड स्टेटमेंट के साथ नहीं लगता, क्रिटिकली शायद वहां पे स्टेटमेंट यूज कर देते। तो यहां पे बोल रहा है कि अगर हिमालयाज लैंडस्लाइड्स के लिए प्रोन है, तो इस आर्गुमेंट को आप सपोर्ट करोगे जस्टिफिकेशन के साथ, या आप बताओगे कि क्यों ऐसा है कि हिमालयाज में लैंडस्लाइड एज अ फीचर है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर यदि इस क्वेश्चन का बनेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि यूपीएससी इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। आंसर के स्ट्रक्चर को लेके यूपीएससी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आपका स्ट्रक्चर टूट जाता है तो यूपीएससी बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो मैंने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को तोड़ा है। फर्स्ट मैं बोलूंगा कि आप परिभाषित करो कि लैंडस्लाइड क्या होता है, व्हाट आर लैंडस्लाइड्स। सेकेंड पार्ट में आप जाओ फिर जस्टिफाई करो कि यस हिमालयाज में लैंडस्लाइड आते हैं विद द रीसेंट एग्जांपल्स, और उसके बाद फिर जस्टिफाई करो कि क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दीज लैंडस्लाइड। एंड इन द थर्ड पार्ट आप बताओगे कि क्या सुटेबल मेजर्स लिए जा सकते हैं कि लैंडस्लाइड्स से डील करने के लिए, और साथ में आप उसके अलावा बताओ कि इसके अलावा जो सरकार सुटेबल मेजर्स ले चुकी है, इसके अलावा और सरकार इन फ्यूचर क्या कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को तोड़ा है, और अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लैंडस्लाइड को परिभाषित करेंगे। तो लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप।
तो जो हम एनसीईआरटी में परिभाषा दे रखी है एनसीईआरटी लैंडस्लाइड की, वही परिभाषा हमने पिक करी है और डाउन वेस्टिंग के साथ, मास वेस्टिंग के साथ इसको रिलेट करोगे। आप बोलोगे वेदरिंग के बाद जो नेक्स्ट फिनोमिना है दैट इज द मास वेस्टिंग और मास मूवमेंट। लैंडस्लाइड उसी का एक प्रकार है। इसमें इंटेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ द डेब्रिस विच कम डाउन टू द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो कि आपको लिखना आवश्यक है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया, तो टेक्निकल ही उसकी आप परिभाषा दोगे। तो इस टेक्निकल परिभाषा में आप बता रहे हैं कि कैसे डाउन स्लोप मूवमेंट है जिसको हम डाउन वेस्टिंग भी बोलते हैं या मास वेस्टिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने 2-3 ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी यूज करी ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि आपके ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव कि आप ज्योग्राफी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर को डिपिक्ट करोगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि आपने लैंडस्लाइड को परिभाषित किया। अब आप इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करोगे और एक्सपेंड करोगे। यस, हिमालयाज आर, आपने देखो अनएड्रेस नहीं छोड़ना इस स्टेटमेंट को, आपने लिखना है यस हिमालयाज आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। जैसे कि अभी ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आया हुआ है और आसाम, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड के इतने सारे फिनोमिना हैं, हिमाचल में इतने सारे लैंडस्लाइड के फिनोमिना है, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू द शिवालिक्स ऑफ हिमालयाज। तो आप बताओगे जो शिवालिक्स हैं, देखो अब इसमें डायग्राम का कितना अच्छा स्कोप आता है। आप इंडिया के सारे माउंटेन्स दिखा सकते थे जो शिवालिक रेंज है, कि ये जो रेंज है दिस इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड रॉक्स, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड दीज आर माउंटेन्स आल्सो नोन एज ए ग्रेडेशनल माउंटेन्स। तो दीज आर लूजली कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे यदि बारिश होती है, अर्थक्वेक आता है, तो ये जल्दी से लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इतना सारा मलबा नीचे की तरफ बह जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आता है। अब आप, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है, जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इसमें आंसर लिखे जा सकते हैं, तो आप वो सारे एरियाज टच करोगे कि क्यों ये लैंडस्लाइड आ रहा है। तो आप बताओगे जी प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार हिमालयस जो बने हैं, तो दीज आर हिमालयास विच हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द फ्रिंज ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और क्योंकि यहाँ पे कोलिजन ऑफ प्लेट इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे रॉक्स की टूटने की संभावना सबसे अधिक है, इलास्टिक रिबाउंड होगा और जिसकी वजह से अर्थक्वेक आएंगे और ये अर्थक्वेक लैंडस्लाइड इंड्यूस करेंगे। तो एक कनेक्शन ये भी है कि ये एरिया में अर्थक्वेक आते हैं, हाई सिज्मिसिटी जोन है, साइज्मिक जोन है जहां जो लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करता है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा आपको पता है कि ये हिमालयास जो हैं इनकी हाइट देखो कितनी ज्यादा है। दीज आर दी एल्पाइन माउंटेन्स, दीज आर दी यूथफुल माउंटेन्स, दे हैव अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। Other than the altitude, the slope is very steep because these are the young fold mountains. So they are very mighty, they are very lofty and they have a very high slope gradient. High slope gradient में क्या होगा कि यदि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो गई, टर्बुलेंस हो गई, तो बहुत तेजी से डेब्रिस नीचे की तरफ डाउन स्लोप आता है। तो दिस इज द केस। तो हिमालयास के साथ भी यही केस है कि स्टीप स्लोप्स हैं, हाइट बहुत ज्यादा है। थर्ड आप लोग लिखोगे कि ये हिमालयास जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, थोड़े से ट्रेमर से, थोड़े से और बारिशों के साथ ये रॉक नीचे की तरफ डाउनस्लाइड होने की संभावनाएं रखती है। तो ये लैंडस्लाइड्स के लिए पहले ही प्रोन है। तो हम सारे वो कॉजेज बता रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं कि हिमालयाज वो एरियाज हैं जहां इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स बहती हैं, जहां गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी और ये सारी रिवर्स हैं जो इतनी माइटी है, दे कैरी अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये रिवर भी लैंडस्लाइड को इंड्यूस करने की क्षमताएं रखती हैं। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि ये एरिया वो भी तो है जहां मॉनसून में इतनी ज्यादा बारिश होती है, ये एरिया वो भी तो है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ था और 2013 में हिमालयन सुनामी हमने विटनेस किया था, लद्दाख में लैंडस्लाइड विटनेस किया था। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, जो पर्टिकुलरली मीटरियोलॉजिकल इवेंट्स है कि अचानक से बहुत अधिक बारिश हो जाना, इस क्लाउड बर्स्ट, तो इस तरह से अगर मॉनसून में बारिश बहुत अधिक होती है तो ये एरियाज लैंडस्लाइड के प्रोन हो जाते हैं। तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड विच आर पर्टेनिंग टू द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ द एरिया, जियोलॉजी ऑफ द एरिया and meteorology of a location. So these are the natural cause of landslide. Then there are certain causes which are anthropogenic in character, which has been induced by the humans. These causes are deforestation, these causes are urbanization, these causes are building of roads, building of dams and other infrastructure
over these Himalayan belt, and these, because of the building of these infrastructure, we are destabilizing the slope. Once we are destabilizing the slope, even a small tremor can cause landslide. जैसे हम बोलते हैं even a flutter of butterfly can bring cyclone, even a flutter of butterfly can bring disaster. Similarly, even a small tremor can trigger such huge amount of downslide or mass wasting. So these are the anthropogenic causes which could not be neglected once it comes to Himalayas, क्योंकि जितना भी लैंडस्लाइड का इवेंट है, अगर लैंडस्लाइड एज अ डिजास्टर है तो उसमें ज़रूर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगी. प्रॉपर्टी का मतलब है कहीं ना कहीं ह्यूमन वहां जाके पहुंच गया होगा. अगर लॉस ऑफ लाइफ भी है तो इसका मतलब ह्यूमन कहीं ना कहीं हिमालयस के साथ एसोसिएटेड है, मींस वो वहां रहने की कोशिश कर रहा है, वो अर्बनाइजेशन को प्लान कर रहा है. तो दीज आर द फ्यू कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड. तो इस तरीके से हम लैंडस्लाइड के कॉजेज को टेक्निकली अप्रोच करेंगे. नाउ comes to the third aspect of the question, that is pertaining to the कि what are the mitigation. यदि लैंडस्लाइड आता है तो इसकी क्षमता को कैसे घटाया जा सकता है, क्या वो अरेंजमेंट किए जा सकते हैं कि लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट ह्यूमन पे मिनिमाइज हो सके. तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई लैंडस्लाइड क्यों आ रहा है. जो नेचुरल कॉजेज है उनको नहीं हटाया जा सकता. हम ऑलरेडी प्लेट बाउंड्री पे बैठे हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. बहुत अधिक बारिश हो जाए हम उसका कुछ नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वी कैन स्टेबलाइज द स्लोप फर्स्ट. तो स्टेबलाइजेशन के लिए है कि अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्यों नहीं एफॉरेस्टेशन करें. तो इसको जो पूरा अरेंजमेंट है तो हमें देखना पड़ेगा कि लैंडस्लाइड से डील कौन कर रहा है सबसे पहले, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. आपको वो सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए जो इस सारे प्रोग्राम के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. तो फर्स्टली यू हैव टू नेम दोज प्रोग्राम. यही एक ऑर्डिनरी एक अच्छे आंसर में फर्क होता है कि आप गवर्नमेंट के उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देते हैं जो लैंडस्लाइड के साथ डील कर रहा है. तो कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो आप लिखोगे भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम कर रहा है और ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में गॉस करने के लिए लैंडस्लाइड कहाँ आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी का आ रहा है, कितनी ज़्यादा कैजुअलिटी इन्वॉल्व है, और वो सारे रिकॉर्ड्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रहते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कि लैंडस्लाइड एज अ डिजास्टर अगर हम देखते हैं तो इससे रिलेटेड मिटिगेशन के जो प्लान्स बनाने हैं और जो एनडीएमए के साथ शेयर करने हैं ये प्लान, या एसडीएमए के साथ ये जो प्लान शेयर करने हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बताएगी इंडिया में कौन सी, सबसे पहले अगर आपको किसी डिजास्टर को मिटिगेट करना है तो आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना वो डिजास्टर आता कहां पर है. तो हमने देखा भाई वो डिजास्टर जो है हिमालयन बेल्ट पे आता है क्योंकि हिमालयस आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स. तो हमने हिमालयन बेल्ट को मैप किया और स्टेट अथॉरिटीज के साथ, नेशनल अथॉरिटीज के साथ बैठ के एक प्लान बनाया कि ये वो पहले तो वो एरिया है. फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू लोकेट दोज एरियाज, कि हमने लोकेशन आइडेंटिफाई कर रही कहाँ पे लैंडस्लाइड आता है. फिर हमने देखा कि क्यों आता है. हमने कहा जी वहां तो आपने फॉरेस्ट काटे, तो कहते हैं लगाओ जी फॉरेस्ट को, एफॉरेस्टेशन करो. तो दीज आर दी नॉन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट which are the long term arrangement, which are the policy arrangement which a government has to evolve to mitigate landslide. तो आप बोलोगे कि पहला काम करो एफॉरेस्टेशन करो, दूसरा काम करो प्लैंड अर्बनाइजेशन करो. जो एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड हैं वहां पे अर्बनाइजेशन ना करो, स्लोप को डिस्टेबलाइज मत करो. ऐसी जगह पे पहले से अर्बनाइजेशन करके रखो, नॉन अर्बनाइजेशन होना चाहिए. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवा के रखो कि कहीं पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसका क्या प्रभाव एनवायरनमेंट में पड़ेगा, तो दैट हैज टू बी नोन बिफोर हैंड. और वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत ही आप देखोगे अगर वहां पे कोई इंफ्रा बिल्ड हो रहा है तो उसकी वजह से अगर लैंडस्लाइड इंड्यूस होता है तो ना हो तो आपने क्या अरेंजमेंट पहले से करने हैं, उतना पैसा, उतने रिसोर्सेज, उतनी टेक्नोलॉजी की क्या व्यवस्था करी हुई है हमने लैंडस्लाइड को लेके. तो इस चीज का ध्यान रखना है. तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने हैं. तो दीज आर द नॉन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विच आर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. Second arrangements are structural arrangement or the engineering solution which has to be devised ताकि लैंडस्लाइड ना आए. तो ये कौन सा अरेंजमेंट है कि यदि आप कहीं पे रोड बना रहे हो तो अगर आप देखोगे पहाड़ी इलाके में अगर रोड आजकल बनाई जाती है, अगर हाईवे क्रिएट किए जाते हैं तो हम रोड्स के आसपास एक नेट लगा देते हैं स्टील का ताकि वहां पे लैंडस्लाइड होके नीचे की तरफ ना आए. तो वी आर मेकिंग सर्टेन इंजीनियरिंग अरेंजमेंट ताकि लैंडस्लाइड को मिटिगेट कर पाए. तो इसको बोला जाता है स्लोप स्टेबलाइजेशन के अरेंजमेंट है. तो इस प्रकार के इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, लैंड एम्बार्कमेंट, ये सारे काम हम लोग करेंगे ताकि लैंडस्लाइड ना आए. तो दीज आर द फ्यू प्लान्स पर्टेनिंग टू द लैंडस्लाइड.
फिर अगर आपने लिखना है कि और क्या किया जा सके, आप बोलो जी लैंडस्लाइड से तो लोकल लोगों को डील करना है, गांव के लोगों को डील करना है, वहां के शहर के लोगों को डील करना है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द लोकल पीपल, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ ब्यूरोक्रेट एक्टिंग इन दोज एरियाज। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कई लेवल पे होगी, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी जो वहां पे रह रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उन ब्यूरोक्रेट्स की जो वहां पे गवर्न कर रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी जो उसके रिलेटेड कोई पॉलिसी, कोई रिसर्च, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हर लेवल पे हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो दीज आर द न्यू बज़वर्ड ऑफ यूपीएससी विच यूपीएससी इज लुकिंग फॉर इन दी आंसर्स लाइक विच आर डीलिंग विद द डिजास्टर्स, ताकि पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो पाए, लोगों का खुद का योगदान हो पाए किसी भी प्रकार के अरेंजमेंट के अंदर। तो दिस इज द पार्टिसिपेटरी अप्रोच विच यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लाइन ऑफ थॉट में है, इसमें पूछा गया है कि हिमालयाज ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस देन इन वेस्टर्न घाट, कि क्या वो कारण है कि हिमालयाज के अंदर जो है वो लैंडस्लाइड अधिक आते हैं वेस्टर्न घाट से। इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना पड़ेगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, फर्स्टली वी नीड टू वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ लैंडस्लाइड, फिर हम करंट एग्जांपल लिखेंगे कि भाई हिमालयाज में लैंडस्लाइड जो है वो अधिक है वेस्टर्न घाट से। तो हमने 2-3 कंटेक्स्ट डालने हैं, जैसे अभी हमने मानसून का डाल लेंगे कि मानसून आया तो वेस्टर्न घाट में तो कोई लैंडस्लाइड के फिनोमिना नहीं है, फ्लडिंग नहीं है, लोगों की जान नहीं जा रही, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो आजकल की जितनी भी न्यूज़ है वो लैंडस्लाइड्स पर्टेनिंग टू द हिमालयन बेल्ट है। तो आप वहीं पे अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर दोगे विद एग्जांपल। तो आपने एग्जांपल भी देने ना आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फिर आप कॉजेज बताने शुरू करोगे जो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से हिमालयस में तो लैंडस्लाइड है लेकिन वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड नहीं है। तो दीज कॉजेज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो हम 2 पार्ट में डिवीजन कर रहे हैं, ऑल्दो पेपर में ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बताने की, लेकिन जीएस में सिंस यू हैव टू इनोवेटिव और कम समय में ज्यादा बात लिखनी है, तो दिस कुड बी एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। मुझे इसमें पर्सनली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगती इस तरह से पेपर में लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम और स्पेस दोनों का क्रंच है और इस माध्यम से आप एग्जामिनर तक अपनी मैसेज को कन्वे कर सकते हो कम शब्दों में, कम समय में। तो दिस कुड बी द एक्सेप्टेड आंसर। तो हम कहते हैं भाई हिमालयस, जो अभी मैंने आपको बात बताई कि हिमालयस तो है ही फ्रिंज पे हमारे प्लेट के, तो हिमालयस में तो लगातार प्लेट टकरा रही है जिसकी वजह से अर्थक्वेक इंड्यूस हो रहे हैं, उन अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड इंड्यूस होते हैं। लेकिन वेस्टर्न घाट के साथ इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं है। तो वेस्टर्न घाट तो किसी प्लेट के मार्जिन में भी नहीं है, कहीं पे टकराव, कन्वर्जेंस इज नॉट देयर एट द ओवर द वेस्टर्न घाट्स। तो दीज आर रिलेटिवली स्टेबल देन द Himalayas. Next point we will be picking up कि Himalayas are of alpine orogeny with the steep slope, while the Western Ghat are having lesser height and higher slope angle. Slope angle अधिक है, height कम है, तो ये ज़्यादा लैंडस्लाइड को नहीं ट्रिगर कर सकते। Third we will write is कि Himalayas are made up of sedimentary mountains while Western Ghat are made up of basaltic igneous rocks. तो these basaltic igneous rocks are non-porous, it is relatively stable, it will not allow water to penetrate, permeate, और ये पानी के साथ बहना इनका थोड़ा सा कठिन है, इसलिए वेस्टर्न घाट में ज़्यादा लैंडस्लाइड आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। फिर हम लिखेंगे हिमालयस में इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं और वो बड़ी रिवर्स वेस्टर्न घाट में मिसिंग हैं, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज कम है, वो पेरिनियल नहीं है, सीजनल इन कैरेक्टर हैं। तो ये रिवर्स में उतनी क्षमता लैंडस्लाइड की नहीं है जितनी क्षमता हिमालयन रिवर्स के लैंडस्लाइड को लेके है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स वी विल बी कोटिंग टू कंपेयर द लैंडस्लाइड इवेंट्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द हिमालयास। नाउ कमिंग टू द थर्ड लास्ट पार्ट इज which are meteorological in character कि Himalayas are prone to cloud based events while no such events could be observed in case of Western Ghat। तो क्लाउड बर्स्ट से भी जो लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ था सन 2013 हिमालयन सुनामी में, तो उस प्रकार का भी कोई लैंडस्लाइड यहाँ पे नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे और बताएंगे कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से हिमालयस में अधिक लैंडस्लाइड है और वेस्टर्न घाट में वो लैंडस्लाइड मिसिंग है। नाउ अब इस क्वेश्चन के स्कोप को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और हम लिखते हैं कि इन दोनों में एक कॉज थोड़ा सा कॉमन है, वेस्टर्न घाट में हो सकता है। देखो स्कोप बढ़ाने की बात है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये हर ऑर्डिनरी बच्चा लिखेगा। अब जो मैं बता रहा हूं ये आपको 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा ही फेच कराएगा। इन सब में आपने डायग्राम इनकॉर्पोरेट जरूर करना है। तो ये जो 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा कैसे आएगा,
आप बोलो जी हिमालयाज में भी एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैं लैंडस्लाइड के, और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड आते हैं, हिमालयाज के रिलेटिवली कम आते हैं लेकिन आते तो हैं। लेकिन जो आ रहे हैं वो नेचुरल कॉजेज नहीं है, वो जियोलॉजिकल कॉज नहीं है, वो मेट्रोलॉजिकल कॉज नहीं है, वो कॉज है एंथ्रोपोजेनिक। और दोनों में एंथ्रोपोजेनिक कॉज डोमिनेट कर रहा है विद द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वेस्टर्न घाट आर विटनेसिंग डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं दो रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, जिसमें गाटकिल एंड कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने बोला है कि वेस्टर्न घाट्स आर प्रोन टू दीज टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसकी वजह से वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। और उसको कहीं ना कहीं आप लैंडस्लाइड से रिलेट करो कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ये सारे इवेंट आना भी उसके इनहेरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको करंट के साथ रिलेट किया है, और आपने दोनों को कंक्लूड भी किया है कि वेस्टर्न घाट में भी लैंडस्लाइड आ रहे हैं, बट दे आर मोर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। तो आपने क्वेश्चन के डोमेन को थोड़ा सा और बढ़ाया, 1.5 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा फेच करें नॉर्मल बच्चे से। तो इस तरह से हम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर की तरफ मूव करें। तो दीज आर द 2 क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लास वी विल be discussing the Indian physical geography questions pertaining to the water as a resource और earthquake, तो ये वाले एंड मानसून। तो ये वाले जो फिजिकल एस्पेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी के और डिजास्टर या एनवायरनमेंट के करंट इवेंट के साथ इनको रिलेट किया है यूपीएससी ने, इन सबको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।